भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। इसी बीच अरुणेंद्र नाथ वर्मा, जो कि वायुसेना के रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर के रूप में हिस्सा लिया था, उनसे द लेंस के संपादक सुदीप ठाकुर ने खास बातचीत की है। सर, कल देर रात एयर स्ट्राइक या कहना चाहिए कि भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर हमला करके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। ये उसका एक रिएक्शन है जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में। जी हाँ। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? और जो कहा जा रहा था कि 15 दिन में भारत की ये जो प्रतिक्रिया आई है। सुदीप जी, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बार ये है कि ऐसी जगहों पर अटैक किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। 2 जगह विशेषकर, एक तो मुरीद के जो कि लश्कर का हेडक्वार्टर्स है, दूसरा है बहावलपुर जो कि जैश का हेडक्वार्टर्स है। ये आतंकियों का गढ़ है। यही जगह है जहां पर अजहर और ये अपने मसूद, ये लोग जहां से अपने सारे एक्शन प्लान करते हैं और वहां से केंद्रित करते हैं, जहां पर केंद्रित हैं। तो कम से कम इस बार हमारे देश की दिक्कत यह है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब हम कोई हमला करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो इस देश में ही कहने वाले मिल जाते हैं कि वाह, बालाकोट में गए, वहां तो कुछ पेड़ उखाड़ करके आ गए थे और तो कुछ हुआ नहीं। इस बार जिन ठिकानों पर हमला हुआ है, 3000 किलो के एक्सप्लोसिव गिराए गए हैं। अच्छी खासी वहां पर ऐसा एरिया है जहां पर दिखाई पड़ रहा है 31 कोर का हेडक्वार्टर्स है, वो इन आतंकियों का गढ़ है। बड़े बड़े भवन है और वो अच्छी तरह से ध्वस्त हुए। कम से कम हमारे देश के अंदर कहने वाले तो नहीं मिलेंगे। सर, बालाकोट पे जो किया गया था उसको एयर स्ट्राइक कहा गया और यहाँ पे मिसाइलें जो दागी गई हैं, तो क्या भारतीय जो अटैक है वो पाकिस्तान की सीमा पर जाकर किया गया है या यहाँ से किया गया है उसको वेल मैनेज तरीके से? इसका डिटेल्स देखिए अभी तो मिले नहीं है। पहली बात तो ये कि पहली बार ये हुआ है जब से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में जो तीनों सेनाएं मिलकर के काम करती हैं, तो उसमें अब सवाल यह है कि सिर्फ एग्जैक्टली बॉर्डर के पास जाकर के किया है या थोड़ी दूर से किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे पास जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं वो 200 या 300 किलोमीटर पे बड़े प्रिसीजन गाइडेड है वो, और बहुत ही उससे सटीक तरीके से वो आक्रमण कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस करके हमारी आर्मी ने नहीं मारा है, ये तो इसमें एक बात जो आ रही है कि पिछले बार ये था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर मतलब किया गया था। ये बहावलपुर वाला इलाका है और पाकिस्तान के हिस्सों में भी मेरे ख्याल से पंजाब के हिस्से में भी जाकर बिल्कुल सही किया गया। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं है। क्या आपकी जानकारी में ये ऐसा पहली बार हुआ है 71 के वार के बाद कि पाकिस्तान के अंदर मतलब पीओके से आगे बढ़ करके हमने ये कार्रवाई की है? जी हाँ, जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये अब वो बाई एयर तो जैसे बालाकोट पर स्ट्राइक हुई थी तो उसमें पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारी सेना, थल सेना तो कम से कम नहीं गई थी, और जो विमानों से, लड़ाकू विमानों से उसके ऊपर अटैक किए गए या मिसाइल से। तो ये पहली बार तो हो रहा है कि पश्चिमी पाकिस्तान में पीओके को छोड़ करके पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर जो है अटैक किए जा रहे हैं और सेना के गढ़ पर किए गए हैं। ये हेडक्वार्टर्स 31 कोर का हेडक्वार्टर्स है। लेकिन ये बात आ रही है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो आज भी मतलब आधिकारिक रूप से जो जानकारी अभी तक जो आई है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन जो है उसको मतलब उस पर अटैक नहीं है। ये बहुत सिर्फ अच्छा, ये सिर्फ बहुत अच्छा। ये तो आतंकियों के गढ़ पे, ये सीधी सी बात है। हमारा सारा मोदी जी का यही कहना है कि हम ये पाकिस्तान से हमारी क्या लड़ाई है। केवल इस बात के हम सारी दुनिया में यही कहते फिर रहे हैं कि ये आतंकियों को संरक्षण देते हैं। तो हमारी लड़ाई आतंकियों से है और पाकिस्तान जो उनके पीठ पर शह देता है, आईएसआई जो है उनके उससे है।
तो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने के प्रश्न तो तब हो जबकि ऑल आउट वॉर हो। और मैं सोचता हूँ कि ऑल आउट वॉर करने का कोई ना आज के दिन कोई तुक रह नहीं गया है। जी। यूक्रेन में आप जी जी यूक्रेन में 2 साल से युद्ध चल ही रहा है। जी गाजा और इसराइल में जो कुछ हो रहा है फिलिस्तीनियों के ऊपर वो उसका अंतहीन है। तो अंतहीन लड़ाई लड़ने की स्थिति में कम से कम असल जो भारत और पाकिस्तान दोनों नहीं है। हमारी ना इतनी आर्थिक स्थिति अभी मजबूत है, ना हमारे पास इतना आंसन अमनिशन है कि हम सालों तक क्या महीनों तक लड़ सकें। लेकिन पाकिस्तान के पास तो वो भी नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि नंगे से खुदा डरता है। जी। तो वो सर जो ये जो बताइए अगर वो कि पागल है वो लड़ने को तैयार है, तो हमें तो अपनी बुद्धि को स्थिर रख करके जी जी सोचना जी होगा। 71 का वार, आप वेटरन है 71 के, और जी उस हाँ, समय आपने बिल्कुल। तो क्या अंतर है ये 50 साल के भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव होता है उसमें, और आज के जो एयरफोर्स है, जब आप थे उस समय और आज टेक्नोलॉजी भी बहुत बदल गई है, तो इस पर थोड़ा सा आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि देखिए, एक एयरफोर्स के वेटरन की तरह मैं तो के रूप में? एयरफोर्स के वेटरन के रूप में ये देखता हूँ कि वो आप तो 1971 की बात कर रहे हैं, तब तो मैं एक्टिवली इन्वॉल्व था ही। 1965 में मैं कमीशन था। 1965 की लड़ाई में हमने जो है हाजी पीर का दर्रा कैप्चर करके और उसके बाद पाकिस्तान को लौटा दिया। हमारी सदाशयता जो है, हमारी बेवकूफी का सबूत दिखाई पड़ती है अक्सर। शिमला एग्रीमेंट में 98,000 युद्ध बंदियों को वापस लौटा दिया गया। हम तो जो कुछ पा जाते हैं सब बड़े उदारता दिखाते हुए लौटा देते हैं, और उनको जिनको की ये बुद्धि नहीं है कि इस उदारता का वो मतलब केवल फायदा ही उठाते हैं। तो फिर एक बार हम वही मूर्खता न करें कि जो कुछ हम अचीव कर पाए उसको फिर उनको अच्छा चलो भाई माफ करते हैं, फिर हम गले मिल जाते हैं। इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। अब तक 1971 से लेकर के इतना कुछ हो गया, 65 हुआ, 71 हुआ, कारगिल हुआ, और लगातार ये होते रहते हैं। और बालाकोट है और पहलगाम है। ये एक क्षय रोग है सुदीप जी, इसका कोई अंत नहीं है। पाकिस्तान में जब तक गणतंत्र सुव्यवस्थित नहीं होगा, जब तक वहां पर सैन्य तंत्र रहेगा, वो सेना वहां की टाइगर के ऊपर सवारी कर रही है, वो उतर ही नहीं सकती उससे। जी। उनका रेटो जो बोलते तो हैं कि उनके, इस एक्शन के बाद सर आपको क्या लग रहा है कि ये जो हमें कार्रवाई लगता है हुई कि है इसके साहब ये बाद क्या टेम्पररी, आगे मतलब क्या ये एस्केलेशन, जैसा कि ग्लोबल मीडिया, मतलब जो इंटरनेशनल मीडिया है या बाकी जगह की जो प्रतिक्रिया जिस तरह से आ रही है, बार बार ये चिंता यूएन में भी आई कि ये एस्केलेशन होना नहीं चाहिए, ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, तो क्या कुछ ये नहीं होगा। अब यहाँ से किसी तरह के किस तरह, मतलब आगे ये क्या कुछ जाता नहीं दिख रहा है? होगा सुदीप जी, कोई एस्केलेशन नहीं होगा। इनके मुंह पर एक करारा थप्पड़ पड़ने की जरूरत थी और पड़ा, और ये तिलमिला के रह जाएंगे। एस्केलेशन क्या होगा? क्या अमेरिका ने कुछ कहा है इनकी सपोर्ट में आ रहा है? क्या चीन कह रहा है कि हाँ हम अपने टैंक वहां से रोल डाउन कर रहे हैं? क्या हो रहा है? रूस ने भी बल्कि एक तरफ से सहमति जताई है भारत के प्रधानमंत्री से बात करके पुतिन जी ने कि आतंकियों का नष्ट वो होना ही चाहिए, उनको कंट्रोल करना ही चाहिए। कुछ नहीं होना है एस्केलेशन। इनको एक थप्पड़ पड़ना था, पड़ गया। हमको सावधान रहना चाहिए कि हम अपने इसको ज्यादा न बढ़ाएं, क्योंकि एक्चुअली इससे फुल स्केल इससे वॉर आपको से लग हमें रहा है इसमें कोई तब्दीली आएगी? क्योंकि क्या है कि आतंकी बार बार हमले होते हैं, भारत की तरफ से रिएक्शन भी होता है, तो आतंकवादी जो ठिकाने हैं, अब चूंकि अभी आपका क्या अंदाजा है कि क्या सुदेव जी, मेरा कि, मेरा अंदाजा सीधे है कि इससे जो है पाकिस्तान बदलने वाला नहीं। जब तक वहां पर सेना रहेगी शासन तंत्र के ऊपर, वो करते ही रहेंगे। उनको अपनी गद्दी बनाए रखने के लिए ये करते ही रहना होगा। पाकिस्तानी सेना में तो दम नहीं है कि सीधे कर दे, तो फिर आतंकियों के जरिए ही ये करवाते रहेंगे। और इसका इलाज यह है कि शठे प्रति शाठ्यम समाचरेत, वो कांटे को कांटे से निकालिए। ये तो एक आध आपने आपने मर करके थप्पड़ मार दिया, ठीक है, इससे एस्केलेशन ना करें तो अच्छा है। जरूरत तो यह है कि बलूचिस्तान को अलग करवा दें। जरूरत तो यह है कि खैबर एरिया में हम करें। जरूरत तो यह है कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पता नहीं, आई डोंट नो, कि हमने कनाडा में और खालिस्तानी जो लोग कर रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे जो हमारी ओर से कुछ किया गया उनको करने के लिए। लेकिन अगर किया जा सकता है तो डोभाल जी जिंदाबाद। वो उनका इलाज करें कि हमें पूरे फुल स्केल में इंडल्ज किए बिना ही उनका इलाज हो सके। लेकिन ये हमको इस क्षय रोग के साथ जीतने रहना सीखना होगा। ये तो हमें तो खैरियत है कि मोदी नहीं, जी लेकिन हैं। और लेकिन एक हाँ बात बताइए कि इसके जी, बाद क्या
भारत और पाकिस्तान टेबल पर आने की कितनी उम्मीद है आपको बातचीत की? क्योंकि टेबल जब पर भी आ है, जाएंगे। जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, जो भी चीजें होती हैं, अंततः जो है वो एक रास्ता बिना टेबल पर आए बातचीत के ये आगे बात बढ़ती नहीं है। चाहे हम वार का किसी भी वार के इतिहास देखें, इतिहास यही कहता है कि अंततः जो है रास्ता उस तरफ जाता है। तो क्या पाकिस्तान पर ऐसा कोई दबाव बनेगा? कोई दबाव में आने वाले वो हैं नहीं। तो टेबल पे आने से क्या हो जाएगा आप बताइए? टेबल पे आकर के क्या अगर वो वादा कर भी जाएं कि अच्छा जी आतंकियों को हम प्रश्रय नहीं देंगे, हमारे यहाँ से आतंकियों के गढ़ समाप्त कर दिए जाएंगे, आगे से कोई ऐसी हम कार्रवाई नहीं करेंगे, क्या हम उसको विश्वास कर लेंगे? क्या वो अपनी बात पे टिके रहेंगे? ओसामा को पाकिस्तान के अंदर घुस करके अमेरिका ले गया, उसके बाद क्या यह बहुत बड़ा सबक नहीं था पाकिस्तान के लिए कि आतंकियों को प्रश्रय न दें? क्या उन्होंने बंद कर दिया? कोई ये एक्चुअली इनको अगर सेना को बना रहना है, पाकिस्तान के शासन तंत्र पे जमे रहना है गद्दी पे, तो ये करते ही रहेंगे। बातें भले हो जाएं, कुछ नहीं होने का बातों का। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जी इसलिए जरूरत यही है कि जब जब हद से गुजर जाए तो एक करारा थप्पड़ लगाए और उसके बाद फिर इंतजार करें कि अच्छा फिर मौका दो, फिर लगाएंगे। इनको हम पिटते रहें ये तभी समय समय पर, लेकिन कोई है नहीं इसका जी इलाज कि हम जी फुल जी। स्केल वॉर लड़ने से इनका कोई फायदा होनेगा। वो जमाना गया कि अब भारत चाहे तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दे। क्या ये संभव है? क्या ये उचित हो पाएगा? या क्या क्या ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर सकेंगे हम लोग? वो संभव नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स रखे रह जाएंगे, कोई उसका उपयोग होगा नहीं, क्योंकि उस और होगा तो उससे हमारे ऊपर ही और प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हवाएं तो पश्चिम से आती हैं, जितना कि जी, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन लेकिन होगा वो सब फिलहाल पाकिस्तान से फिलहाल आएगा। जो जो चीजें हुई हैं, ये जी पहलगाम के हमले के बाद भारतीय जी सेना ने अपनी एक ताकत दिखाई है। और आप चूंकि 71 और 65 के वार के वेटरन हैं और आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो बस मैं ये बात यही खत्म कर रहा हूँ। आप अभी आने वाले कुछ दिनों में क्या देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि भारतीय सेना और कोई दूसरी इस पे कार्रवाई कर सकती है, या ये बस एक था जो रात को कल कर दिया गया है? सुदीप जी, पता नहीं ये फौजी बातचीत में संगीत की बातचीत कर दूं तो कुछ अजीब सी बात लगेगी, लेकिन मुझे एक पुराना उस फिल्मी गीत बहुत पसंद है और वो उसके लाइन है, मैं चुप रहूं तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। हम चुप रहेंगे तो हमारे दिल के दाग जलते रहेंगे, और कहने वाले यही कहेंगे कि हाँ बहुत बातें करते थे, लेकिन जब चीरा तो खतरे खून तक ना निकला। इसके लिए जरूरी है कि बढ़ बढ़ करके पिटाई समय समय से करते रहें, लेकिन ये समझते हुए कि ये बेहिया हैं, इनकी खाल बहुत मोटी है और इनका शासन तंत्र टिका ही हुआ है इनके ऊपर, ये खत्म ना होने का। ये चलता रहेगा, हमको इसके साथ जीने की आदत डाल देनी चाहिए। महंगाई जैसे जी बढ़ रही, हम जी रहे हैं जी ना, जी जी। वैसे ही इसके साथ जीने की आदत डाल देनी पड़ेगी तो बस। अरविंद नाथ जी, आपने द लैंस के लिए इतना वक्त निकाला इस वक्त, द lance.in के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे फिर आपसे बात होगी। बहुत आभारी हूँ सुदीप जी, आपने मौका दिया मुझे बातें करने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।